आज की क्लास हम लोग आरंभ करते हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। तो कल आपने जितना लिख लिया था उससे हम आगे बढ़ते हैं और आगे लिखते हैं। हम लोगों ने देख लिया केंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है और विद्वानों के राय में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या है। इस पर हम सबने एक विस्तार पूर्वक वार्ता कर ली है, विस्तृत वार्ता कर ली है। अब हम देखेंगे कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, उनकी क्या लाभ है और क्या हानि है। लेकिन इसके पहले हम लोग लाभ हानि के देख करके देखेंगे कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के जो निर्धारक तत्व हैं वो क्या हैं, किस प्रकार हम केंद्रीकरण का निर्धारण करते हैं, किस प्रकार हम विकेंद्रीकरण का निर्धारण करते हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की मौलिक प्रवृत्तियां क्या हैं, ये कौन से तत्व हैं जो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को निर्धारित करते हैं। तो चाहे प्रशासन में केंद्रीकरण हो या विकेंद्रीकरण हो, प्रशासन अपने मूल स्वभाव को करेगा। मूल स्वभाव है प्रशासन का लोक कल्याण को सुनिश्चित करना, जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना, विधि और व्यवस्था को प्रतिस्थापित करना। शासन अपने स्वरूप में चाहे वो केंद्रीकरण का प्रशासन हो या विकेंद्रीकरण की व्यवस्था वाला प्रशासन हो, दोनों व्यवस्था में विधि के अनुसार शासन करना, व्यक्ति के मनमाने को रोकना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और जिसके लिए प्रशासन और राज्य का निर्माण हुआ है, राज्य की सुरक्षा उपलब्ध कराना, राज्य को सुरक्षा देना तथा अनेकानेक ऐसे कृत्य और कार्य हैं जो लोक प्रशासन चाहे विकेंद्रीकरण के स्वरूप में हो या केंद्रीकरण के स्वरूप में है, वह अपना कार्य करता है। लेकिन केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का आधार क्या होगा, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के मध्य की जो ये स्थिति है उसको हम कैसे, क्या एक तो हमने कह दिया कि अगर एक ही सरकार हो, एक इंस्टीट्यूशन में ही सत्ता स्थापित हो तो उसे हम केंद्रीकरण कहेंगे, सत्ता अगर विभाजित वहां पर दिखाई दे तो उसको हम विकेंद्रीकरण करेंगे। इन सारे प्रश्नों पर आपने गंभीरता पूर्वक विचार कर लिया है। अब हमें देखना है कि एक अभिकरण के रूप में, एक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण यह किन तत्वों पर निर्भर करती है, उसके कारक तत्व क्या हैं। तो एक तो केंद्रीकरण में आपने सत्ता एक स्थान पर है तो उसमें उत्तरदायित्व तो एक केवल केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वहां केंद्रीकरण है। तो एक बड़ा है कि फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, ये प्रशासनिक कारण क्या है। किसी देश में अगर भौगोलिक परिस्थितियां इस तरह हैं जहां पर केंद्रीकरण की सरकार से चल सकता है, जैसे ब्रिटेन है, एक भाषा है और उसके अलग अलग लैंड है, आयरलैंड है, फिनलैंड है, हॉलैंड है, उसको मिला करके इंग्लैंड बना है, अंग्रेजी का ENGLISH, ये एक एक लैंड है, एक एक द्वीप है, एक एक अक्षर के, तो इसे हम कहते हैं, वो इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था वहां चल जाती है। लेकिन भारत में, भारत जैसे विशाल देश को देखिए, इससे भी बड़े क्षेत्रफल में बड़े देश संयुक्त राज्य अमेरिका को देखिए, वहां पर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। भारत को देखिए तो कहीं तमिल है तो कहीं हिंदी है, राजस्थानी है, गुजराती है, कोंकणी है, डोंगरी है, कश्मीरी है। भाषा के आधार पर भी पर्याप्त विविधता पाई जाती है, भौगोलिक क्षेत्र की विविधता पाई जाती है, तो वहां पर प्रशासन को हम केंद्रीकृत करके नहीं चला सकते हैं। तो ये भी एक प्रशासन का निर्धारक तत्व है। उसके बाद
कार्यात्मक तत्व है। कार्यात्मक तत्व केंद्रीकरण की किस प्रकार हम शासन को संचालित करें, क्रिया कैसे करें, कार्य कैसे करें। अगर भारत जैसे विशाल राज्य का केंद्रीकरण अगर हम कर दें तो क्रियात्मक स्वरूप वहां का इतना जबरदस्त है, इतनी विविधता से भरा हुआ देश है कि मंत्रिमंडल का ही हम निर्माण करें तो भारत के कई ऐसे राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य, जहां से केवल लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, केंद्र के मंत्रिमंडल में उनको स्थान नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश से के 80 निर्वाचित होकर लोकसभा के सदस्य जाते हैं। भारत का सर्वाधिक लोकसभा में अपनी सदस्य संख्या सुनिश्चित करने वाला राज्य है। तो जाहिर है, जैसा भारत की राजनीति में कहा भी जाता है कि देश का रास्ता लखनऊ होके जाता है, अर्थात उत्तर प्रदेश में अगर जिसने फतह कर ली, उत्तर प्रदेश में जिसकी विक्ट्री हो गई, विजय हो गई, उत्तर प्रदेश में जिसे पॉपुलैरिटी की, लोकप्रियता का सर्वाधिक वोट मिल गया, वह सत्ता का, दिल्ली का सौदागर बन जाता है। तो ये स्थिति कार्यात्मक तत्व हैं। इसके बाद बाह्य तत्व भी इसको प्रभावित करते हैं। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के निर्धारक में इन तत्वों का बड़ा विशेष योगदान होता है। आप तुरंत लिख लीजिए, केंद्रीकरण, पैराग्राफ चेंज करके, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को निर्धारित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारकों का विशेष योगदान या अवदान होता है। कुछ महत्वपूर्ण कारकों का विशेष योगदान होता है। कुछ महत्वपूर्ण कारकों का विशेष योगदान होता है। कुछ महत्वपूर्ण कारकों का विशेष योगदान होता है। पहला, उत्तरदायित्व का निर्धारण। उत्तरदायित्व का निर्धारण, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर्स, या फैक्टर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रशासन में जब उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया जाता है, प्रशासन में जब उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया जाता है, प्रशासन में जब उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया जाता है, प्रशासन में जब उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया जाता है, प्रशासन में जब उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया जाता है, परिणाम स्वरूप केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा प्रशासन में जब उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया जाता है तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा विकेंद्रीकरण में कमी आती है, तथा विकेंद्रीकरण में कमी आती है, तथा विकेंद्रीकरण में कमी आती है। इसको तुरंत समझ लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। अगर भारत में, आप भारत के प्रशासन को देखिए तो भारत के प्रशासन में क्या है, भारत के प्रशासन में संघ की अधिक शक्ति दी गई है।
हमारे जो भारतीय प्रशासन का विभाजन है वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें सर्वाधिक उत्तरदायित्व किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को दिया गया है, संघ सूची को दिया गया है। तो संघ सूची को अधिक उत्तरदायित्व देने के कारण रिस्पांसिबिलिटी भारत की सुरक्षा की, अब जैसे रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? भारत की सरकार को है रक्षा की जिम्मेदारी। तो जब रक्षा करने का प्रबंधन, सीमाओं का प्रबंधन, देश की सुरक्षा का प्रश्न केंद्र सरकार को दे दिया गया है, तो केंद्र सरकार अत्यधिक शक्तिशाली हो गई है। केंद्र की सरकार क्या हो गई है? शक्तिशाली हो गई है। परिणाम स्वरूप केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है, बजाय विकेंद्रीकरण की केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो ये इसका परिणाम क्या है? क्योंकि वहां पर उत्तरदायित्व, बड़ा उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया गया है। तो रक्षा है, विदेश है, संचार है, ये सारे तत्व किसको दे दिए गए हैं? केंद्र सरकार को दे दिए गए हैं। तो जहां पर ऐसी व्यवस्था की जाती है, जहां पर इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था दी जाती है, जहां पर उत्तरदायित्व अधिक अधिक से अधिक दे दिया जाता है, तो जिसको उत्तरदायित्व ज्यादा दिया जाता है तो वहां केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति घटती है। अब रक्षा का उत्तरदायित्व तो केवल और केवल भारत सरकार को है। वो क्यों दिया गया? कि देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रह सके। इसलिए इस उत्तरदायित्व ने भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ाई है। भारत लाख फेडरल हो, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा कि आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन से केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। कई ऐसे कारक हैं जहां पर केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली दिखाई देती है। नेक्स्ट, प्रशासनिक तत्व। तो पहला कारण क्या है? उत्तरदायित्व का। जिसको ज्यादा उत्तरदायित्व दे दिया जाएगा तो केंद्रीकरण बढ़ेगा और विकेंद्रीकरण के विपरीत हो जाएगा। दूसरा कारक तत्व क्या है? प्रशासनिक तत्व। प्रशासन में जितने पुराने संगठन, ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासन में जितने पुराने संगठन होते हैं, उनमें विकेंद्रीकरण करना सरल होता है। उनमें विकेंद्रीकरण करना सरल होता है। उनमें विकेंद्रीकरण करना सरल होता है। ऐसा इसलिए कि ऐसा इसलिए कि पुराने संगठन पुराने संगठन अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक मात्रा में पारंपरिक होते हैं। अत्यधिक मात्रा में पारंपरिक होते हैं। संगठन के कर्मचारी संगठन के कर्मचारी परंपराओं का पालन करते हैं। संगठन के कर्मचारी पालन करते पालन करते हैं। इसके विपरीत नए संगठन में इसके विपरीत नए संगठन में इसके विपरीत नए संगठन में छोटी छोटी बातों पर प्रशासनिक अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं। छोटी छोटी बातों पर बड़े प्रशासनिक अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं। नए संगठन में छोटी छोटी बातों पर बड़े प्रशासनिक अधिकारी या शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं। परिणाम स्वरूप
परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को परिणाम स्वरूप केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। परिणाम स्वरूप केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि जहां पुराने संगठन हैं, प्रशासन में जितने पुराने संगठन हैं, उसमें विकेंद्रीकरण करना आसान है, क्योंकि सारे कर्मचारी रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार, जैसी परंपरा है कि जिलाधिकारी का भाषण होगा, जिलाधिकारी का आदेश गांव तक जाएगा, तो हर आदमी उस आदेश का पालन कर लेता है। जिलाधिकारी ने अगर दंगे की स्थिति है तो धारा 144 लगा दी, हर व्यक्ति उसका पालन करता है और बहुत आसानी से, अगर जिले का प्रशासन सख्त हो जाता है तो दंगों को नियंत्रित कर लेता है और हर व्यक्ति विधि को मानने के लिए बाध्य होता है। जिलाधिकारी कहता है कि अगर आप नहीं मानोगे तो हम शूट आउट का ऑर्डर कर देंगे, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे देंगे। जहां भी प्रशासन, जिले का प्रशासन सख्त होता है, स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। इसका सिर्फ यही कारण होता है कि वो पुराना संगठन है। जिलाधिकारी का पद अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, जब हम गुलाम थे। औपनिवेशिक प्रशासन की जड़ें हैं जिला प्रशासन की, तो अधिकतर कार्मिक उसी परंपरा का, अधिकतर कर्मचारी उस परंपरा का, और जनता भी उस प्रशासन को स्वीकार कर लेती है, परंपराओं का पालन करने लगती है। तो वहां पर विकेंद्रीकरण करना आसानी हो जाता है। वहां प्रशासन का ऑर्डर ऊपर से नीचे तक हर आदमी उसको मानता है, चाहे वहां सत्ता हो या न हो। सत्ता निचले स्तर तक उतर करके अपना कार्य संपन्न करा लेती है, और अगर जिलाधिकारी चाहे तो अपने अधिकारों को उप जिलाधिकारी में, और उप जिलाधिकारी अपने नीचे काम करने वाले मजिस्ट्रेटों के मध्य उसका विभाजन करके, विकेंद्रीकरण करके वहां के प्रशासन को, जैसे एसपी है और शांति व्यवस्था स्थापित करनी है तो क्षेत्र को सीओ अपने विभिन्न थाना अध्यक्षों को सारा अधिकार बांट करके स्थिति को नियंत्रण में कर लेता है। तो यहाँ रीति रिवाज और परंपराओं के कारण जो चली आ रही पुरानी व्यवस्था है, वहां विकेंद्रीकरण आसान हो जाता है। अब नया संगठन जन्म लेता है, जैसे नीति आयोग आया, या जितने नए संगठन है, अथॉरिटी, नई डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गई प्रयागराज की, नई 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 ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, जितने सड़कों का राजमार्ग प्राधिकरण है, जितने नए नए संगठन आते हैं, उनमें छोटी छोटी बातों पर बड़े प्रशासनिक, शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी, सीनियर आईएएस अफसर की नजर होती है कि अगर यहां से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जा रहा है तो पर्यावरण का क्या होगा। जो काम छोटे स्तर पर इंजीनियर्स को देखना होता है, उस काम पर भी गहरी नजर शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी गड़े होते हैं और वही निर्णय लेते हैं, नीचे निर्णय नहीं छोड़ते हैं। तो वैसी परिस्थिति में वहां पर केंद्रीकरण बढ़ता है और नीचे के अधिकारी, और जिनको पर्यावरण संबंधी निर्णय लेना हो, जो पर्यावरण मंत्रालय के वैज्ञानिक हो, वो निर्णय नहीं लेते हैं। जिनको पर्यावरण की जानकारी नहीं है, वो प्रशासनिक अधिकारी जो समानज्ञ होंगे, आप अगले अध्याय में हम लोग, अगली आखिरी यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, वैसे जर्नलिस्ट निर्णय ले लेते हैं और नीचे अधिकारों का विभाजन नहीं होता है। तो नए संगठन में अपेक्षाकृत विकेंद्रीकरण नहीं, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि हर प्रशासनिक अधिकारी, नया नया संगठन है, फूक फूक के कदम रखता है कि कहीं पर त्रुटि न हो जाए। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे प्रदेश में। यहां पर यूपीडा उस सड़क का निर्माण करा रही है, पूरी प्रशासनिक मशीनरी, एकदम मुख्यमंत्री कार्यालय से डीलिंग उसकी होती है, और कितना सड़क पर काम हुआ, कितना भाग बाकी है, और गाजीपुर से बलिया को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेस बनेगा, उसका निर्धारण कैसे होगा। सीधे यूपीडा का बड़ा अफसर, शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी लिंक एक्सप्रेसवे के
नए मार्ग का चयन करने के लिए स्थल पर पहुंच जाता है। जो काम एसडीएम वहां के जिलाधिकारी को कर लेना चाहिए, वहां के लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स को कर लेना चाहिए, वो काम क्या करता है, एक लिंक एक्सप्रेसवे, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर में जाके समाप्त हो जाती है, बिहार की सीमा पर बक्सर से जोड़ देती है। अब बलिया जिला उससे कैसे जुड़े, तो बलिया जनपद के जनप्रतिनिधियों ने, बलिया जनपद के मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर दबाव डाला, तो अपने ही पार्टी पर दबाव डाला, तो लिंक एक्सप्रेसवे गाजीपुर के पश्चिम पूर्वी भाग से बलिया को जोड़ने के लिए बनी। अब ये सारा काम जिलाधिकारी गाजीपुर, जिलाधिकारी बलिया, उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद, उप जिलाधिकारी बलिया सदर को करना चाहिए, तहसीलदार को करना चाहिए। वो काम वहां संपादित न हो करके सीधे यूपीडा के चेयरमैन और उनके बड़े उसके नीचे काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी सीधे स्थल पर पहुंच जाते हैं और रेखांकन करते हैं कि किन किन गांवों को लिया जाएगा, किन किन गांवों से ये लिंक एक्सप्रेसवे गुजरेगा, उसका सर्किल रेट क्या होगा, जल्दी से निर्धारित करके पैसा किसानों के खाते में डाल दिया जाता है। तो इसीलिए यह एक नया संगठन है और नए संगठन में यूपीडा नया संगठन है, राष्ट्रीय सड़क निर्माण प्राधिकरण नया संगठन है। तो इन नए संगठन में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप होता है छोटी छोटी बातों पर, बड़ी साधारण ग्राउंड रियलिटी की जीरो टॉलरेंस पर उनकी बातें होती हैं। तो इसलिए वह सीधे सीधे बड़ा अधिकारी डील करने लगता है, तो वहां पर हस्तक्षेप अधिकतम हो जाता है, तो वहां केंद्रीकरण होता है और विकेंद्रीकरण समाप्त हो जाता है। तो यह प्रशासनिक केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की यह जो समस्या है, यह किस कारण से हुई है, यह प्रशासनिक तत्वों के कारण से हुई है। नेक्स्ट, नेक्स्ट तीसरा, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर हम भी लिखते चलते हैं, आपको लिखाते हैं तो कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं कि उन्हीं पर मुझे डीलिंग करनी होगी, उसी का इंटरप्रिटेशन करना होगा, उसी की व्याख्या करनी होगी और आपको ठीक से समझा सकें। तो नेक्स्ट, कार्यात्मक तत्व या कार्य के आधार पर। प्रशासन के कुछ विभाग अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, प्रशासन के कुछ विभाग अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, प्रशासन के कुछ विभाग अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, प्रशासन के कुछ विभाग अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। उन्हें अनेक प्रकार के कार्यों का संपादन करना होता है, उन्हें अनेक प्रकार के कार्यों का संपादन करना होता है, उन्हें अनेक प्रकार के कार्यों का संपादन करना होता है। परिणाम स्वरूप ऐसे संगठन में ऐसी परिस्थिति में, परिणाम स्वरूप ऐसी परिस्थिति में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। परिणाम स्वरूप ऐसी परिस्थिति में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। परिणाम स्वरूप ऐसी परिस्थिति में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? परिणाम स्वरूप ऐसी परिस्थिति में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति घटती जाती है, और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति घटती जाती है, और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति घटती जाती है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति घटती जाती है। जैसे कोई बड़ा मंत्रालय है, उसमें बड़े विंग है, जैसे गृह मंत्रालय है, उसे आंतरिक सुरक्षा भी देखनी है, बाह्य सुरक्षा भी देखनी है, राजभाषा को भी देखना है, इंटेलिजेंस को भी देखना है, खुफिया
तंत्र को भी देखना है, तो अब गृह मंत्रालय के बड़े काम हैं। आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, आंतरिक स्थिति, राज्यों की आंतरिक स्थिति, एक राज्य से दूसरे राज्य का संबंध, एक राज्य से दूसरे राज्य का अगर कोई विवाद है उसका भी सारा कई 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 मंत्रालयों के कार्य गृह मंत्रालय के पास होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है देश की आंतरिक सुरक्षा, देश के पुलिस अर्धसैनिक बलों का संगठन, ये बड़े बड़े काम गृह मंत्रालय के। भाषा का प्रश्न, दो राज्यों के मध्य विवाद का प्रश्न, राज्यपालों की नियुक्ति का प्रश्न, वो सारा काम राज्यों में जो काम करने वाले आईएएस अधिकारी हैं, जिनका काडर है वो राज्य स्तर के हैं, वो उन कौन केंद्र में आएगा राज्य से, ये सारा निर्धारण, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कैसे होते हैं, वो अधिकारी होते हैं भारत सरकार के सेवक होते हैं, भारत सरकार की नौकरी उनकी होती है, उनका समायोजन करना, आईपीएस का समायोजन करना, ये सारा काम देखने का काम यह गृह मंत्रालय का होता है। तो बड़ा विशाल विंग है उसका। तो जहां पर संगठन के काम की प्रकृति अलग अलग है, खुफियागिरी है, खुफिया एजेंसी है, आंतरिक सुरक्षा है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, बाह्य सुरक्षा है, विधि और व्यवस्था का प्रश्न है, संसद में प्रश्न है, प्रशासनिक अधिकारियों का प्रश्न है, कई प्रश्नों का समाधान उन्हें करना होता है, राज्यों से कैसे तालमेल बिठाया, ये कई कार्य गृह मंत्रालय को करने पड़ते हैं। देश की एकता अखंडता किस प्रकार सुनिश्चित रहेगी, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो, कहीं से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है तो उससे बातचीत करना, उसका दमन करना, उनका समन करना, उनका समाधान करना, ये सारे कार्य गृह मंत्रालय के। तो इतनी विविधता भरे कार्यों के लिए क्या करना, एक ही गृह मंत्री नहीं काम चलेगा। गृह मंत्री भी अपने लिए क्या रखता है, 2-3 गृह राज्य मंत्री रखता है, फिर प्रशासनिक अधिकारी आईएएस अफसर और आईपीएस अफसरों को होता है, तो वो भी उनके कार्य अलग अलग बंटे होते हैं। कोई बीएसएफ देख रहा है, तो कोई सीआरपीएफ देख रहा है, कोई इंडियन तिब्बत पुलिस, जितने विंग हैं अलग अलग काम। तो यहां पर कार्य का बंटवारा दिखाई देगा, क्योंकि कार्य अधिक हैं, विस्तार अधिक है, और कार्य का स्वभाव भी अलग अलग है। कहीं खुफियागिरी है, कहीं बॉर्डर मैनेजमेंट है, राज्यों के से समन्वय करने का था। तो ये बड़े बड़े कार्य हैं, बहुत कार्य हैं, ये 20 कार्य हैं। तो 20 कार्य के लिए 20 अधिकारी के अधिकारों को क्या करना पड़ेगा, गृह मंत्री और गृह सचिव प्रमुख अपना सारा काम बांटेगा अपने अपने नीचे के अधिकारियों में। तो वहां पर विकेंद्रीकरण बढ़ेगा। जब संगठन बड़ा होगा, कार्य अनेक प्रकार के कार्य होंगे, तो वहां पर विकेंद्रीकरण का तत्व दिखाई देगा और केंद्रीकरण का तत्व घट जाएगा। तो ये भी एक केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का एक निर्धारक तत्व है। इसे आपने लिख लिया है और समझ लिया है। कुछ बाह्य कारण भी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को के शासन में, कि हम अब ये सब हमने निर्धारक तत्व क्यों बताया है और क्यों आप निर्धारक तत्व पढ़ रहे हैं। यह निर्धारक तत्व इसलिए पढ़ रहे हैं कि प्रशासन को कब केंद्रीकरण करना पड़ जाएगा और प्रशासन को कब विकेंद्रीकरण को अपनाना पड़ जाएगा, उसके लिए ये निर्धारक तत्व हैं, उत्तरदायी तत्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। उसमें हमने प्रशासन का तत्व देखा है, उत्तरदायित्व को देखा है और कार्य के आधार पर देखा है। और एक कारण है कि बाह्य तत्व भी एक है, बाह्य कारक। नेक्स्ट लिख लीजिए, बाह्य कारक। बाह्य कारक, कुछ बाहरी कारक भी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश में एक विशेष परिस्थिति में वहां के हिंदुओं पर अटैक शुरू हुए। और ये अटैक थोड़ा सा, चूंकि आप लोग राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, तो सब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि जो हम ही से पृथक हुआ, हमारा ही कभी अंग था पाकिस्तान, आज विभाजन के बाद लगातार वो
दुश्मनी की भाषा शुरू से ही, अपने शैशव काल से, अपने जन्म के दिवस से ही वो हम भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके रखता है। चाहे वो युद्ध प्रॉक्सी वार का हो, अप्रत्यक्ष युद्ध का हो, चाहे डायरेक्ट वार का हो। डायरेक्ट वार में आपसे कभी जीत नहीं सकता तो प्रॉक्सी वार करता है, जैसे आतंकवाद है। ऑपरेशन टॉपॉक चलाया तो पाकिस्तान ने खालिस्तान के सिखों को उकसाया, अलग खालिस्तान, ये सब पाकिस्तान का कराया हुआ है। और ऐसा हर देश करता है, भारत भी करता है, उसको स्थिर करने के लिए पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी होता है, कूटनीति का अंग होता है। तो इस तरह आपने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को किस तरह से वहां पर हिंदुओं के घर जलाए गए, हजारों हत्याएं हुई, दमन हुआ, उनकी संपत्ति लूटी गई। कन्वर्जन का प्रयास किया जा रहा है कि जो बांग्लादेश में बचे खुचे हिंदू हैं वो इस्लाम को स्वीकार कर लें। अत्याचार, अनाचार अपने चरम स्थिति पर है। जैसे 2 करोड़ आजादी के समय पाकिस्तान में हिंदू थे, अब वो लाख की संख्या में सिमट गए हैं। 50 लाख के आसपास उनकी से भी नीचे 30 लाख तक उनकी संख्या सिमट गई है। कहां 2 करोड़ जनसंख्या बढ़ती है और वहां जनसंख्या घटती गई, क्योंकि आप समझ सकते हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। यह हिंदू विरोधी तत्व नहीं है। यह किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है, क्योंकि पाकिस्तान सेकुलर स्टेट नहीं है। पाकिस्तान जाहिर तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है, तो वह उनका प्रयास होता है, धर्म तंत्र है, वहां का इस्लाम धर्म है, और इस्लाम के अतिरिक्त किसी धर्म की वहां केवल थोड़ी मोड़ी मनाही है, आप नहीं कर सकते। ठीक वही स्थिति बांग्लादेश में आ रही है। तो वह बांग्लादेश का जो अत्याचार है, तो वो सीमा पर, जैसे बांग्लादेश में ही चकमा शरणार्थी है, बौद्ध है, वहां बौद्धों पर हमला होता है तो 1970 में बौद्ध लोग भाग करके भारत आए। तो लगातार ऐसी, अब हिंदुओं पर है तो हिंदू भाग करके, उनका एक ही वतन है तो वो आएंगे कहां, हिंदुस्तान में। यद्यपि यह सेकुलर स्टेट है, यह किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देता, लेकिन एक कानून बनाया गया कि बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के हिंदू भाग करके भारत में आएंगे तो उनको शरणार्थी का दर्जा देके उनके नागरिकता दी जाएगी, उनकी सिटीजनशिप। अभी संसद के दोनों सदनों ने यह बिल पारित कर दिया है। तो ये उनके पास एक कानूनी अधिकार भी है भारत में प्रवेश करने का। तो भारत में प्रवेश करने का जब अधिकार उनके पास है, तो इस अधिकार का उपयोग करते हुए वहां के लोग पलायन करके बांग्लादेश से भारत में, और क्या कहते हैं, सुंदर वन के डेल्टा से प्रवेश करते हैं। हमारी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से ही लगती है, लगभग 1300 मील की सीमा है, 1100 मील की सीमा है, सबसे लंबी सीमा जो बॉर्डर है। वहां से विस्थापन करके आते हैं। अब सरकार पर दबाव किस पर बढ़ता है, ये बाह्य कारण है। जब प्रशासन को, अब यहां पर कौन प्रशासन सक्रिय होगा, विदेश मामला किसका है, रक्षा का मामला किसका है, आंतरिक सुरक्षा का मामला किसका है, भारत सरकार का है। तो यहां पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। बॉर्डर पर अभी कोई हलचल चाइना की तरफ से होगी, वाह्य, डोकलाम का प्रश्न हो या जो भी प्रश्न हो, जहां जहां अरुणाचल पर अपना दावा करता है, तो वहां वहां इन बाह्य कारणों से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि राज्यों के पास अपनी सीमा नहीं, सेना नहीं है, ये सारा काम केंद्र की सरकार करेगी। तो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता है, तो वहां पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति घटती है। लिख लीजिए, प्रशासन में बाह्य तत्व केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। प्रशासन के बाह्य तत्व केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। प्रशासन के बाह्य तत्व केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं या केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी करते हैं, वृद्धि करते हैं। सीमा की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, पड़ोसी राज्यों से जनसंख्या का पलायन, पड़ोसी राज्यों से युद्ध की आशंका, सीमा का प्रबंधन, हमारे क्षेत्र में कोई आके कब्जा न करने लगे।
पड़ोसी राज्यों से युद्ध की या आक्रमण की आशंका जैसे तत्व केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में, उदाहरण के लिए वर्तमान समय में, उदाहरण के लिए वर्तमान समय में चीन, चीनी गणराज्य की आक्रामकता, वर्तमान समय में चीनी गणराज्य की आक्रामकता, बांग्लादेश में हिंदू जनसंख्या पर आघात या आक्रमण, जैसे बाह्य तत्व, हाँ और लिखिए, पाकिस्तान आयातित आतंकवाद, पाकिस्तान आयातित आतंकवाद। प्रशासन में ऐसे ही ज्वलंत उदाहरण देके आप समझ सकते हैं और अपने एग्जामिनर को समझा सकते हैं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जैसे बाह्य कारण, जैसे बाह्य कारण, जैसे बाह्य कारण, जैसे बाह्य कारण भारतीय प्रशासन में, जैसे बाह्य कारण भारतीय प्रशासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। ये आप ठीक ढंग से समझ गए सभी लोग? इन अत्यंत उपयुक्त और सटीक उदाहरणों से आप ये सारे निर्धारित, किस तरह विकेंद्रीकरण बढ़ जाता है, केंद्रीकरण घट जाता है, और किस तरह केंद्रीकरण बढ़ जाता है, विकेंद्रीकरण घट जाता है प्रशासन में, इसको हम लोग एक मापक यंत्र के एक सिद्धांत से देख रहे थे कि प्रशासन की इन विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह कभी केंद्रीकरण बढ़ता है तो विकेंद्रीकरण कम होता है, कभी विकेंद्रीकरण बढ़ता है तो केंद्रीकरण कम होने लगता है। तो ये आप लोगों ने ठीक तरीके से समझ लिया, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण प्रशासन में किस मात्रा और अनुपात में घटता बढ़ता रहता है, इसको हम लोगों ने आकलन करने का प्रयास किया है और सटीक और बिल्कुल उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से इसे हम लोगों ने समझा है। सबके समझ में आ गया? मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, तो बोल दो। जी जी, अरे ठीक भाई, मैं चैट पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं कि आपकी चैटिंग पढ़ाऊं, मैं पढ़ाने में बिल्कुल निमग्न होता हूं, हमको थोड़ा सा बोल के ही बताना पड़ेगा। तो आप, हम लोगों ने देख लिया कि सबको समझ में आ गया है ना, क्लियर? कोई ऐसा है तो वो प्रश्न पूछ सकता है कि कहां नहीं समझ में आया है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का वो तत्व जो आपके समझ में नहीं आया है अब मेरे विद्यार्थियों को, तो वो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं कहां समझ में नहीं आया है। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा, लेकिन अगर कहीं समझ में ना आया हो, कहीं दुविधा हो, कहीं द्वंद्व हो, कहीं आशंका हो तो मैं बता दूंगा। तो चलिए, किसी प्रकार की समस्या नहीं है ऐसा लगता है।
कि कोई समस्या नहीं है, आप ठीक से समझ गए हैं। अब देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि आज लोकतंत्र के युग में, जब पहले लिखाया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, उसको एक बार पढ़ा होगा या फेयर किया होगा, तो आपको भली भांति याद होगा कि हमने कहा था कि जब से भारत में, विश्व में प्रशासन का आरंभ हुआ है, विश्व ने लोकतंत्र का पाठ पढ़ा, 1600 से गौरवपूर्ण क्रांति से विश्व में प्रशासन का आरंभ होता है, तो हम देखते हैं कि शुरू में, प्रारंभ में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होता है, विकेंद्रीकरण एक आदर्श के रूप में स्वीकार होता है, क्योंकि अब सरकार बनाने का काम नागरिकों के हाथों में आ गया है, और धीरे धीरे केंद्रीकरण की स्थान पर विकेंद्रीकरण एक आदर्श के रूप में स्थापित होता रहा है। और आज भी विश्व के लिए विकेंद्रीकरण एक आदर्श है। ये सारे तत्व हम लोगों ने पढ़े हैं, जाने हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने लिखाया भी है, शायद आपका ध्यान गया हो, और निश्चित रूप से आप सबका ध्यान गया होगा, उसकी आवृत्ति जरूर आप करते रहिए और पढ़ते रहिए। मैंने लिखाया है कि अमेरिका जैसा, मैंने दो उदाहरण दिए, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन या इंग्लैंड कहते हैं, जिसे हिंदी में हम संयुक्त राज्य कहते हैं। संयुक्त राज्य ने जब दुनिया में प्रशासन का प्रारंभ किया, तो संयुक्त राज्य में क्या देखने को मिलता है? संयुक्त राज्य के प्रशासन में केंद्रीकरण देखने को मिलता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका 1789 में जब हम जाते हैं, तो वहां पर विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। वहां पर एक सत्ता के समानांतर दूसरी सत्ता और मजबूत सत्ता दिखाई देती है, जिनके पास अधिक से अधिक शक्तियां हैं, राज्यों के पास। तो ये दो बातें हमने बताई थी। फिर उसमें कहा था कि विकेंद्रीकरण अब भी दुनिया के प्रशासन के लिए एक आदर्श है। आदर्श प्रशासन वही माना जाएगा जहां से अधिकाधिक विकेंद्रीकरण हो, क्योंकि दुनिया में लोकतंत्र से सभ्य कोई प्रशासनिक पद्धति और प्रणाली नहीं हो सकती है। तो दुनिया ने यह स्वीकार कर लिया, विश्व ने एक स्वर में यह स्वीकार कर लिया कि सबसे अगर श्रेष्ठ कोई प्रशासनिक व्यवस्था है, तो वह लोकतंत्र की प्रशासनिक व्यवस्था है। तो हम लोगों ने देखा कि एक केंद्रीकरण वाला राज्य हमने पढ़ा, जो गौरवपूर्ण क्रांति करके लोकतंत्र का सूर्योदय विश्व में करता है, और लोकतंत्र का संदेश और लोकतंत्र का आयाम निर्धारित करता है, लोकतंत्र की स्थापना करता है। ठीक उसके 250 वर्ष बाद दुनिया को एक संविधान और संविधान की शक्ति दे करके विश्व को सिखाया कि किस तरह शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो सकता है। ये बातें हम लोगों ने की। लेकिन उस विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार की त्रुटियां हैं, विकेंद्रीकरण होते हुए, कि अमेरिका जैसा संघवादी राज्य, संघ का अर्थ ही होता है सत्ता का विभाजन करना, एक जगह पर सत्ता नहीं, सत्ता केंद्र और संघ बनाया। उन्होंने अपने को फेडरेशन लिखा, फेडरल स्टेट लिखा। वहां पर जब सरकार की स्थापना होती है, तो धीरे धीरे 2018 2021 तक आते आते हम देखते हैं कि परिस्थितियों के कारण ब्रिटेन में भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई। राज्यों की स्वायत्तता वहां आदर्श है, आदर्श में आज भी बहुत कुछ राज्य स्वायत्त हैं और उनको अधिकार अधिक है, लेकिन प्रशासन की परिस्थितियों के कारण केंद्रीय, जैसे युद्ध की घोषणा वहां भी अमेरिका में कांग्रेस करती है, संघ की सरकार। अमेरिका का राष्ट्रपति ही विश्व में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। ये कई कारण हैं, सैन्य प्रशिक्षण, वित्त का संबंध, पेंटांगटन, ये सारी परिस्थितियां अमेरिका में क्या कर रही हैं? केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ा रही हैं। लगातार अपना वो एक्सरसाइज करता गया, अपने संविधान को लागू करता गया, व्यवस्थित करता गया, और एक सभ्य मॉडल अपनाता गया और आदर्श भी स्थापित करता गया। लेकिन उस बीच केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है उस राज्य में जिसने दुनिया को सिखाया कि विकेंद्रीकरण ही श्रेष्ठ प्रशासनिक व्यवस्था है। उसके राज्य में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो क्यों विश्व में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। अगर आज मैं चर्चा करना लगूंगा तो वो लिखाना तो बहुत ज्यादा नहीं है। आज मैं निष्कर्ष तक जाना चाहता था। फिर केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण एक बड़ा प्रश्न है और ये संविधान की आत्मा है।
उस पर हम लोगों को विस्तृत चर्चा करनी है। तो एक लेक्चर अभी इस पर और चलेगा, और आशा है कि आप